हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पदार्थ के विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने वाले उसमें से कौन सा गुण होना आवश्यक है। यानी कि जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब के तंतु में कौन सा गुण होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च प्रतिरोधकता का होना अति आवश्यक है। विद्युत बल्ब के तंतु जो होते हैं यानी फिलामेंट जो होते हैं वह टंगस्टन धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो गलनांक है वह बहुत उच्च होता है और इसकी जो प्रतिरोधकता है यानी कि रेजिस्टिविटी वह भी बहुत अधिक होती है। उच्च प्रतिरोधकता होने के कारण जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी कि प्रतिरोधकता जो है वह अधिक होने के कारण जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है तो यह अत्यधिक गर्म होकर जो है प्रकाश में बदल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च प्रतिरोधकता का होना अति आवश्यक होता है। अब हम इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। फिलामेंट का जो गलनांक होता है वह 3380 डिग्री सेल्सियस होता है और जो टंगस्टन का जो प्रतीक है वह कैपिटल डब्ल्यू है। टंगस्टन का प्रतीक जो है वह कैपिटल डब्ल्यू है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर जो है वह परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का सूचन करता है, यानी कि पता लगाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा का। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति की दिशा और उसकी अल्प मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो विद्युत धारा है उसकी उपस्थिति, उसकी दिशा और उसकी अल्प मात्रा को भी पता लगा सकता है गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वह विद्युत धारा का पता लगाता है और अमीटर जो है इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है उसका उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ये सभी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वह केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम को हम तारक काय कहते हैं, यानी कि यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला एक अंगक है और इसका मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतुओं के निर्माण में सहायता करना होता है और पादप कोशिका में इसके स्थान पर ध्रुवीय टोपियाँ पाई जाती हैं। अगर बात करें सेंट्रोसोम की खोज की, तो जो सेंट्रोसोम की खोज है वह टी बोवेरी ने की थी। यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। आपको बताना है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन जो है श्वसन प्रक्रिया जो है वह रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है वह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे रासायनिक ऊर्जा एटीपी यानी कि अमीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वह मुक्त होता है और इस प्रक्रिया के दौरान उष्मा यानी कि उष्मा के रूप में हमें ऊर्जा जो है निकलती है, जिससे शरीर का तापमान जो है बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो श्वसन जो है वह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है और यह प्रक्रिया जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी कि यह सब जो प्रक्रिया है वह कहाँ पर होती है, तो ये सब जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष जो है वह N2 अणुओं के बनने में भाग लेता है। आपको बताना है कि वह कौन सा कोष है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल कोष। नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 2 और 5 होता है।
इसीलिए इसकी जो बाहरी कक्षा है वह एल कोष में होती है और जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो है वह पाए जाते हैं। N2 जो है N2 अणु बनाने के लिए नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की सहसंयोजन बंध बनाने में भाग लेता है, यानी कि जो एल कोष है, एल कोष के इलेक्ट्रॉन ही सहसंयोजन बंध जो है बनाने में भाग लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो नाइट्रोजन है उसकी संयोजकता है वह 3 होती है, क्योंकि इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो नाइट्रोजन की संयोजकता है वह 3 हो जाएगी। N2 यानी कि N2 जो है नाइट्रोजन जो है इसके अणु में त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो, यानी कि उसका विस्थापन क्या होगा जिससे कि कार्य जो है शून्य है। यानी कि अगर इसका विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा तो इसका कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापन जो है शून्य। यानी कि जो कार्य होता है वर्क का सूत्र क्या होता है? वर्क का सूत्र है W बराबर F इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर दोस्तों यदि विस्थापन का मान शून्य हो जाए, यानी कि जो विस्थापन है यानी S जो है उसका मान शून्य हो जाए, तो बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य जो है वह शून्य होगा। यानी कि कार्य तब भी होता है जब बल की दिशा जो है वस्तु के विस्थापन उत्पन्न करता है, यानी कि कार्य जो है वह तभी माना जाएगा जब विस्थापन उसमें उत्पन्न होगा। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो कार्य है, कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल है और यह एक अदिश राशि है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्कीन। जो यह समूह है यानी कि यह जो सूत्र है CnH2n सूत्र जो है यह एल्कीन का सूत्र है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्कीन। एल्कीन जो होता है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कम से कम एक द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह है CnH2n होता है। उदाहरण के लिए इस सूत्र पर अगर जो हमारा कार्बन 2 हो जाएगा तो इससे हम एथीन कहेंगे, यानी कि C2H4 जो है वह एथीन हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्य में, एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n + 2। अगर हम बात करें एल्काइन की, एल्काइन में क्या हो जाएगा? CnH2n रहेगा और +2 की जगह पर -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्काइन का सूत्र। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें पूछा गया है कि इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो गैलीली को जो है आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने दोस्तों गैलीलियो गैलीली को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था और दूरबीन में सुधार करके उसे बृहस्पति ग्रह यानी कि इन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह तथा शुक्र की कलाओं की खोज की थी, जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया था। यानी कि इन्होंने दूरबीन की खोज की और दूरबीन की खोज करने के बाद इन्होंने बृहस्पति के उपग्रह तथा शुक्र की कलाओं की खोज की थी। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लें तो गैलीलियो ने सिटेरियस नामनिया यानी कि जो दोस्तों इनकी पुस्तक है सिटेरियस नानियस जो है इनकी पुस्तक का नाम है और इन्होंने सबसे पहले सूर्य केंद्रित मॉडल का समर्थन किया था। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो गैलीली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों जो है वह क्वाशियोरकर बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वाशियोरकर जो बीमारी होती है यह विटामिन
प्रोटीन की कमी के कारण होती है। क्वाशीओस्कर जो बीमारी होती है यह मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण यह जो रोग है यह होता है। इसमें जो शरीर है, शरीर में सूजन और मांसपेशियों का क्षय और विकास में रुकावट जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। यानी कि इस बीमारी के कारण शरीर में सूजन, मांसपेशियों का क्षय होना और विकास में रुकावट होने जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह बीमारी विशेष रूप से उन बच्चों में होती है जिनमें पर्याप्त पोषण आहार नहीं मिलता। यानी कि जिन बच्चों को पोषण आहार सही से नहीं मिलता उसमें यह बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें जो बेरी-बेरी रोग है वह किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग जो है वह विटामिन C की कमी से होता है। और रिकेट्स रोग जो है वह विटामिन D की कमी से होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हमें पूछा गया है कि अनाक्सी श्वसन के लिए दिए गए चरणों को पूर्ण कीजिए। यानी कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम तोड़ेंगे तो वह डैश और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यानी कि जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP यानी कि अमीनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में जो है निकलता है। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो वह एथेनॉल में जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल। यानी कि C2H5OH जो है वह एथेनॉल है। यीस्ट यानी कि जो खमीर है, खमीर में होने वाले अनाक्सी श्वसन यानी कि जो किण्वन होता है, किण्वन में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है और अपूर्ण विखंडन से जिससे एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी कि यह जो प्रक्रिया है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं किया जाता। यह जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो अनाक्सी जो श्वसन है, अनाक्सी श्वसन को किण्वन यानी कि फर्मिनेशन भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके अगले महत्वपूर्ण तथ्य की, तो पेशियों में अनाक्सी श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है। यानी कि जो पेशियां हैं, पेशियों में अगर अनाक्सी श्वसन है तो उसमें जो है लैक्टिक एसिड बनने लगता है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर के तक सुनाई देती है, यानी कितनी देर तक बनी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.1 सेकंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। व्याख्या में दिया गया है कि जो मानव मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क में किसी भी ध्वनि का जो प्रभाव है वह 0.1 सेकंड तक बना रहता है। इसे श्रव्य ध्वनि यानी कि जो श्रव्य निर्बाध होती है उसे कहा जाता है। प्रतिध्वनि यानी जो इको होता है, इको सुनने के लिए मूल ध्वनि और परिवर्तन ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड के समय अंतराल होना आवश्यक होता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रतिध्वनि सुनना है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए उसे 0.1 सेकंड का जो है अंतराल होना आवश्यक होता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, स्पष्ट जो ध्वनि है, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम जो दूरी है वह 17.2 मीटर है। यानी कि अगर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देनी चाहिए तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति को ऑब्जेक्ट से 17.2 मीटर की दूरी पर होना अति आवश्यक है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि संवेग जो है वह क्या होता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। संवेग यानी कि जो मोमेंटम है वह किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और यह एक सदिश राशि होती है। इसका गणितीय रूप क्या है, P बराबर m/v होता है। संवेग जो है महत्वपूर्ण तथ्य में लिखा है, संवेग जो है वह संरक्षण नियम यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है। एड्स जो होता है वह एक विषाणु जनित रोग होता है, यानी कि जो एड्स है वह एक विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग होता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है इसके कारण जो है यह एड्स फैलता है। जबकि जो सुजाक है यानी कि सुजाक और सिफिलिस और क्षय रोग जो है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलती है। यह बीमारी जो है यह बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है और जो एड्स है वह HIV के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एड्स जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया से संक्रमण होने वाला रोग नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो HIV का पूरा नाम है वह है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और TB जो रोग है वह TB रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस के कारण होता है TB का रोग। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली धातु से बना होता है। तो जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह उच्च गलनांक वाली और प्रबल धातु से बना होता है, यानी कि जो बल्ब है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है जिसका गलनांक है वह बहुत ही उच्च होता है। यह जो लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस जो है इसका गलनांक होता है, ताकि यह प्रकाश उत्सर्जन के दौरान जो है पिघले नहीं। और साथ ही इसका जो धातु है यह प्रबल यानी कि मजबूत होना चाहिए। इसका जो धातु है यह मजबूत होता है जिससे फिलामेंट जो है टूटता नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि टंगस्टन का उपयोग करने के कारण मुख्य कारण जो है इसकी गलनांक है, यानी कि इसकी जो गलनांक छपता है इसीलिए हम इसको टंगस्टन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो गलनांक है वह 3380 डिग्री सेल्सियस है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन यह है कि हाइड्रोजन जो है वो पानी से अलग होने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। पानी यानी कि H2O जो है H2O से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। और इसमें जो पानी है पानी में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह अलग अलग गैसों में टूट जाते हैं। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस प्रक्रिया में कैथोड पर हाइड्रोजन जो गैस है वह मुक्त होने लगती है। तो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वह बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुनेरा। मुनेरा जो है मुनेरा जगत में एक अंतर सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सभी जो है ये मुनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी जो जीव हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। ये सूक्ष्म और एक कोशिकीय होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, यानी कि इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वह नहीं पाई जाती है। R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, यानी कि जो R.H. विटेकर है इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है दिया था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।